अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज और हम आप सबसे पहले शुरू करेंगे। बड़ा अनफॉर्चुनेट एक वाक़या हुआ है और वो एक सानहा ही कह सकते हैं इसको। एक ट्रेजेडी है, एक ट्रैजिक बात हो गई है क्योंकि चित्राल में तालिबान ने कोई पोजीशन हासिल कर ली थी। वहाँ पर कोई एरियाज़ में अंदर आ गए थे और ये बड़ी फ्राइटनिंग सिचुएशन है क्योंकि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। कभी चित्राल के इलाके में इस तरह से हुआ नहीं है और फिर हमारे जवानों ने वहाँ पर दिफा करते हुए उनको अपने अपने एरियाज़ में वापस भेजा है और मज़ीद जो फोर्सेस हैं वहाँ तलब कर ली गई हैं और ऑन रूट हैं। एज द सिचुएशन डेवलप्स हम आपको अपडेटेड रखेंगे, लेकिन साथ साथ आज हम देख रहे हैं कि मुल्क में गैस के बिल हों, बिजली के बिल हों, महंगाई हो, इसको कंट्रोल करना हो, बिजली के निर्ख जो बढ़ गए हैं उनको कंट्रोल करना हो। अब आई थिंक कोई कमर कस ली गई है और कह दिया गया है कि अब बस, अब हम पहले ये और हम दरामद नहीं करेंगे जब तक हम जो आपके पास है वो बरामद नहीं कर लेते। यानी कि जिन लोगों ने बिल्स नहीं दिए वो सबसे पहले बिल्स दें और जो बिजली चोरी करते हैं वो अपनी बिजली चोरी करना बंद करें। आज FC जवानों ने बलूचिस्तान के हिस्से में ये भी एक बड़ी कामयाबी हासिल की है कि वहाँ चीनी जो एक्सपोर्ट हो रही थी या इलीगली स्मगल हो रही थी उसको उन्होंने रोक लिया है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। साथ साथ आपके आर्मी चीफ ने भी ये कह दिया है कि मुल्क के दिफा के लिए हर दम हम बिल्कुल साथ खड़े हैं और अवाम और उनके बीच में कुछ इख्तलाफात करने की जो साजिश थी उसको उन्होंने बड़ा एक मैच्योर तरीके से मैनेज किया है। ये वाली बात हम आज करेंगे आगे प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले ज़ाहिर है एक सेनेट में एक सेनेट का इजलास तलब होना था। उसमें ये मुबैना तौर पर यह कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इजलास बुलाना चाहती थी और उसके बाद नून लीग ने मना किया क्योंकि उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स हमें कच्चा चबा जाएंगे। अब इस पर हम कल एक पोजीशन ले चुके हैं निहाल हाशमी साहब की, लेकिन इस वक्त सेनेटर बहराम तंगी हमारे साथ हैं। सेनेटर साहब, बिजली हो गई, महंगाई हो गई, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई, ये तमाम तर चीज़ें हो गई, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, एक पूरी मखलूत हुकूमत बनाई गई, ईज़ लेकर आए वो तमाम मामलात में, कोई तरामीम हुई आज जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। साथ साथ आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सिंध हाई कोर्ट में भी ये फैसला, एक केस चला गया है सुप्रीम कोर्ट और वो है कि सदर ने जो 2 बिल थे उन पर साइन किए हैं या नहीं। अब हम दोबारा इस बात को देख रहे हैं। इंतखाबात की डेट आपके पास नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग लगता है आमने सामने हैं। और आपसे पहले शुरू कर लूंगी, लेकिन इस वक्त ज्वाइन भी कर रहे हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। थैंक यू सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ प्रोड्यूसर साहब और कौन, अच्छा, हसन रजा पाशा साहब भी पाकिस्तान बार काउंसिल को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका भी पाशा साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले सर आपसे शुरू कर लेती हूँ। तंगी साहब, पहले तो ये बताएं कि कल कोई सेनेट कोई इजलास तलब होने जा रहा था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना ताबेदार कि नून लीग कहेगी ना तलब करें तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, फिर हम सिर्फ जड़ा वाला वाक़या तक रख लेते हैं। और बड़ा फ्राइटनिंग है ये जो आप क्योंकि उस एरिया में मौजूद हैं, चित्राल में जो इंटरवेंशन की गई है तालिबान की तरफ से, पहले उस पर भी अगर रिएक्शन देते सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनात देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमेशा एक स्टैंड रही है कि जब हम हुकूमत में होते हैं तो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी के खिलाफ, और जब हम अपोजिशन में होते तो भी हम दहशतगर्दी के खिलाफ होते हैं। और आपने देखा कि 2008 में हमने उम्मत मुस्लिमा शहीद बीबी को खो दिया, लेकिन शहीद बीबी की शहादत के दिन भी मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान कप्पे का नारा लगाया, इसलिए कि हम समझते हैं कि जब ये पाकिस्तान है और सबसे मजबूत इंतकाम जो है वो जमहूरियत है, तो जमहूरियत के लिए तो मेरी लीडरशिप 4 कब्रें हैं गड़े खुदा बख्श में और साथ साथ हजारों वर्कर की कब्रें भी हैं। लेकिन जब दहशतगर्दी की बात आती है तो हम समझते हैं कि जब तक तमाम पॉलिटिकल जमातें, जब तक तमाम इदारे, अवाम और मीडिया जब तक एक पिच पे ना हो तो ये दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती है। हम तो जब अपोजिशन में होते तो भी हम कहते हैं कि आइए दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए आइए मिलके नेशनल एक्शन प्लान की तरह हम बैठे और हम ये सर जोड़ लें कि दहशतगर्दी कैसे खत्म होगी। तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने की लीडरशिप ने, वर्करों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी है, जिनमें मेरी शहीद बीबी की बहुत बड़ी कुर्बानी है, जो आज भी हम उनकी याद को ताजा करके हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। लेकिन आज जो चतराल का वाकया है, आप सना देख लें कि आज से 2 साल पहले ये विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट, विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द पार्लियामेंट, किसने उन लोगों को स्पेस दिया?
किसने उन लोगों को वापस बुला के एकमोडेट करने की कोशिश की? तो आज अगर हम फिर उस तरफ जा रहे हैं और रोजाना धमाके हो रहे हैं, मेरे अपाजी पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं, वहां बाजोड़ में मेरे उलमाए किराम और बच्चे शहीद हो रहे हैं, वहां पर बलूचिस्तान में और पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में एक दफा फिर दहशतगर्दी ने सर उठा के रखा है। तो हमें सोचना चाहिए कि किसने ये सब कुछ किया। ओनली इसके लिए कि मुझे एक दफा फिर इलेक्शन कैंपेन में मौका मिली, एक दफा फिर बाकी जुमातों को चार दीवारी तक महदूद रखे। तो सना हम समझते हैं कि जब इस मुल्क में तमाम जुमातें, तमाम लीडरशिप, तमाम इदारे एक पिच पे ना हो, तो मैं समझता हूं कि ये दहशतगर्दी हमें बहुत बड़ा नुकसान दे सकते हैं। जरूरत इस बात की है इस वक्त कि पाकिस्तान के तमाम लोग, तमाम जुमातें अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों का साथ दे, इसलिए कि उन सिक्योरिटी इदारों के जवानों ने, अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने अपनी खून के से हमारे बच्चों के और हमारे मुस्तकबिल को महफूज बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज चतराल का जो वाकया हुआ है ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, इसलिए कि अंदरूनी और बैरूनी खतरात में इस वक्त हम घेर चुके हैं। हमारे अंदर भी ऐसे अनासर हैं कि वहां उस दिन इस्लामाबाद में भी मेरे अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है। 14 अगस्त में भी पाकिस्तान। अच्छा ठीक है सेनेटर साहब, सॉरी आपकी बात काटूंगी, मुझे बाकी गेस्ट के बाद भी जाना है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया सेनेटर साहब, वेलकम बैक टू यू। कामरान मुर्तजा साहब, मैं अगर आपके पास जल्दी से आ जाऊं और ये मामला अगर हम थोड़ा सा इस पे डिबेट कर लें कि पाक फौज जो है अपने जवान शहीद करती है, वो शहादत का जाम नोश करते हैं, हमारे सियासतदान नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग नहीं बुला सकते, और अगर नहीं बुला सकते तो ये पार्लियामेंट में क्यों बैठे हैं? और पार्लियामेंट में अगर नहीं बैठ सकते, सिर्फ इजलास अगर जड़ावाला के वाक़े पर होना है, और अगर महंगाई और बिजली की बढ़ते हुए निर्ख पर होना है, और इस पर किसी को कोई ख्याल नहीं है। जब कोई एपीएस वाला सानिया हो जाएगा तब हम साथ बैठ जाएंगे, फिर खान साहब नहीं मानेंगे, फिर शरीफ साहब नहीं मानेंगे। इस मुल्क में चल क्या रहा है? सब कुछ निगरान हुकूमत करेगी या पाक फौज करेगी? इकोनॉमी आपकी वो चलाएं, सियासत आपकी वो चलाएं, इलेक्शन आपकी वो बताएं कि कब हो कब नहीं हो, दहशतगर्दी के वाकयात में वो सामने आए। तो ये आप लोग क्या कर रहे हैं? जो शरीफ बरादरान बैठे हैं लंदन में वो क्या कर रहे हैं? फिर राइटली सो जमहूरियत को इस तरह से फ्लॉड कहा जाता है ना पाकिस्तान की मयार में। देखिए, बात ये शरीफ खानदान क्या कर रहा है ये तो शरीफ खानदान बता सकता है या नून लीग बता सकती है, मगर बात ये है कि हम पॉलिटिक्स जो है ना वो हमारी दुरुस्त नहीं है शायद पूरे मुल्क में। और ये नहीं कि आज की दुरुस्त नहीं है, ये 75 सालों से दुरुस्त नहीं है। और इसमें हम जो है ना स्पेस देते हैं और कोई स्पेस लेता है, या आप कहें कि कोई स्पेस लेता है और हम स्पेस देते जाते हैं, उसमें सियासतदानों की जोड़ियाँ शामिल होंगी। मगर इसके साथ साथ जो मेन मसला है वो ये है कि यहाँ पे भी जो ताकत के ज़ोर पे दस्तूर का न मानना शामिल है, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। अगर आप दुरुस्त कर लेंगे तो शायद ये मुल्क अब भी पटड़ी पे चढ़ जाए, वरना इस तरह से ये मुल्क जो है वो नहीं चल पा रहा। उसमें आप भले कहें कि बज़ाहिर जो है ना पॉलिटिशियन जो है नज़र आता है, मगर पॉलिटिशियन के साथ साथ इसकी रीज़न्स और भी बहुत सारी हैं। इस दहशतगर्दी की वजूहात बहुत सारी और भी हैं। उसको डिबेट आपके पास करेंगे तो फिर यकीनन जो है ना वो दोस्त नाराज़ होंगे। जो जिनके पास इख्तियार था, जिनके पास इख्तियार है, वो अगर अपने इख्तियार का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर पाए तो ये उनका भी कसूर है। सियासतदानों का जितना इख्तियार था कभी भी रहा है, मैं चूँकि पार्लियामेंट के अंदर बैठा हूँ, मुझे नज़र भी आता है ज़्यादा शायद दूसरों से, या जो लोग और साथी जो पार्लियामान के अंदर बैठे हैं उनको भी दूसरों से ज़्यादा बेहतर नज़र आता होगा। तो ये इख्तियार वालों से पूछिए कि इस मुल्क में बाकी जो मामलात इतने बिगड़े हुए हैं क्यों बिगड़े हैं, और इसका मुवाजना करिए दूसरे उन मुल्कों से इलाके के जो आस पास हैं, आपके तरह के इंसान हैं, आपके तरह के हालात में हैं, मगर वहाँ दस्तूर की पाबंदी ने, वहाँ असूल की पाबंदी ने मामलात को कितना सीधा कर दिया है, वो हमसे कितना आगे चले गए।
ठीक है। कामरान मुर्तज़ा साहब, एक बात का जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि 9 मई पर फौजी तनसीबात पर हमले होते हैं, हमारी प्रॉपर्टीज़ को निशाना बनाया जाता है, हमारे जो शहदा हैं उनके मज़ारों पे या उनके जो निशानात होते हैं उनको मिटाने की एक मुबहम कोशिश की जाती है या मुनज़्ज़म कोशिश की जाती है, उस पर हम केस बना लेते हैं, अल कादिर ट्रस्ट पे केस बना लेते हैं, सब चीज़ों पर केस बनता है। ये जो रीसेटलिंग ऑफ तालिबान थी, जो एक फैक्टर था जो कि अब प्ले इन हो रहा है बहुत ज़्यादा, इस पर क्या करें हम? इस पर कोई केस नहीं बनता है, इस पर कोई सुनवाई नहीं है, इस पर कोई पूछगछ नहीं है, उस वक्त के कोर कमांडर से पूछगछ नहीं है, उस वक्त के आर्मी चीफ से पूछगछ नहीं है, ये सियासतदानों की ही गर्दन पतली है। देखिए 9 मई वाला केस भी जो बना है, अब तो बातें बहुत खुल के आने शुरू हो गई हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, और उसके बाद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी खुले या दबे अल्फाज में कहा है। वो एक तरह से एक कू की एक साजिश मेरा ख्याल है कि थी, और क्यों करने की एक कोशिश थी, और उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी, उसको पॉलिटिकल पार्टी पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, वो भी शामिल थी, और उसके साथ और बहुत सारे अनासर थे। पता नहीं कुछ अनासर पकड़े गए होंगे, कुछ अनासर नहीं पकड़े गए होंगे, मगर उसकी रीज़न थी। ये जो रीसेटलमेंट ऑफ तालिबान की बात है, ये रीसेटलमेंट ऑफ तालिबान जो है, या तालिबान का बनाना, उनका ख़त्म करना, उनको फिर जो ना कभी लाइमलाइट में ले आना, कभी वापस ले जाना, ये मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकल पार्टियों से ज़्यादा जो है उसमें आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसमें उसकी पॉलिसियाँ चलती नहीं हैं। दुरुस्ती या गलती ये अलग बहस है, मगर पॉलिसियाँ बहरहाल जो है ना वो इस्टेब्लिश की मर्ज़ी से चली हैं। अगर उसमें आप कह सकते हैं कि किसी सियासी पार्टी की हुकूमत होगी, मगर वो किसी एक सियासी पार्टी की हुकूमत में ये मामला नहीं हुए, एक से ज़्यादा सियासी पार्टियों की हुकूमत में कभी उनको बनाया गया, कभी उनको बिगाड़ा गया, कभी उनको सेटल किया गया, कभी उनको निकाला गया। तो ये आपके यहाँ जब पार्लियामान जो है वो पॉलिसियाँ नहीं बनाती डिबेट के बाद, और जहाँ तो सर हमने सिर्फ ये टॉक शोज में डिस्कस करना है उनके मुमकिन किरदार पर, या हमें कोई अमल दरामद भी करना है, हमें कोई कानून साजी करनी है इनको अकाउंटेबल ठहराने की, हमें कोई बात करनी है, या हमने बस ऐसे ही टॉक शोज में इसको डिस्कस करना है? देखिए उसमें शायद आपकी पार्लियामान जो है इतनी ताकत नहीं रख पाई, या आपकी हुकूमतों का इतना वो उनमें इतनी ताकत कभी भी नहीं आई, उनमें कभी भी इतनी जान नहीं रही कि वो इन मामलात को डिस्कस कर पाए। टॉक शो में भी आप देखिए कुछ लोग डिस्कस कर लेते हैं, कुछ ममनुआ इलाका जान के उसको छोड़ देते हैं। तो ये इसमें जो असल मर्ज़ की तरफ जाइए, फिर मर्ज़ की तशख़ीस की तरफ जाइए। हमने आज तक असल मर्ज़ जो है ना वो उसमें उस तरफ जाते ही नहीं है। असल मर्ज़ आपके मुल्क का दस्तूर के ऊपर अमल न करना है, या कहना तो ये है कि हम दस्तूर का बहुत एहतराम करते हैं, मगर दस्तूर का कोई भी एहतराम नहीं करता। ठीक हो गया। मैं एक बार पाशा साहब का कमेंट ले लूं। अपना मुर्तज़ा साहब, आई बी बैक। मुर्तज़ा साहब, सॉरी हसन रज़ा पाशा साहब, मैं आपसे अगर ये पूछना चाहूँ कि आज एक मौकरी नजर आती है हमें अदलिया की, हम कहते हैं इंसाफ के कवानीन होने चाहिए, इंसाफ पर चलना चाहिए, आइन पर, दस्तूर पर चलना चाहिए। ये क्या मजाक है? एक को जमानत मिलती है, दूसरा पकड़ लेता है, एक MPO के तहत आप गिरफ्तार करते हैं, आपको कहा जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप फिर भी वही करते हैं। किसी को कहा जाता है पेश करें, वो पेश नहीं करते। इस मुल्क में चल क्या रहा है? और आप जो पाकिस्तान बार काउंसिल है वो 9 तारीख को सड़कों पर निकलेगी, मुल्कगीर एहतजाज करेगी कि सदर साहब डेट दें। सदर साहब के डेट देने के लिए मुल्कगीर हड़ताल जो है वो ज्यादा कारआमद साबित होगी, या ये जो जुम्मे को मुलाकात हो चुकी है आप उससे मुकाबला करेंगे? देखिए बात यह है कि मुल्क में जो इस वक्त कानून की अमलदारी की बात है वो वाकई तशवीशनाक है। कितनी दफ़ा एक शख्स पे 3 MPO लगा, एक हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया, वो भी फारग हो गए, तो फिर दूसरी हाई कोर्ट में उसके मतहत इलाके में 3 MPO फिर लगा दिया गया। तो ये एक अजीब सा मजाक लग रहा है, और हम ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ना ही कानून पे अमल दरामद हो रहा है और ना ही आइन की असल रूह को समझा जा रहा है। देखिए जो इंसानी आज़ादी है, बुनियादी हकूक़ है, आइन में बड़े वाज़े तौर पे उनके बारे में दिए गए हैं, और आपको किसी के बुनियादी हकूक़ सल्ब करने का कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन यहाँ पर बार बार
बुनियादी हकूक़ को सल्ब किया जाता है, रोका जाता है, उनको उनकी नकलो हरकत पे पाबंदी लगाई जाती है, FIRs हो रही हैं, 3 MPO का जिस तरह बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, सेक्शन 44 का जिस तरह बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, तो ये चीज़ें एक इस सिमत लेके जा रही हैं जिसमें मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी की सूरत हाल पैदा होने जा रही है। ये लावा फटेगा, कब फटेगा उसके वक्त का इंतज़ार है, लेकिन हम चाहते हैं कि अरबाब इख्तियार ये लावा फटने से पहले अपने तमाम मामलात को सुलझा लें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि मुल्क किसी और एडवेंचर का मुतहम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मुल्क को एक जो डेमोक्रेसी की राह पे चला हुआ है, लूली लंगड़ी है, जैसी भी है, वो सबसे बेहतर है। इसको अगर आप डेविएट करेंगे इस रास्ते से और कोई आमरीत आएगी तो वो मुल्क के लिए सूदमंद नहीं होगी और हम 50 साल और पीछे चले जाएंगे। अभी तक हम ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ का खमियाजा भुगत रहे हैं, अभी तक हम परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ का खमियाजा भुगत रहे हैं, तो ये आखिर कब तक चलेगा? मैं समझता हूँ कि वक्त है, ये इस वक्त हमें सोचना चाहिए। और हमने कल जब ऑल पाकिस्तान लायर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस बुलाई तो वहाँ पे एक मुतालबा हमने ये रखा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिलना है हमने और उनसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इससे पहले इक़्तिदार में थे या अब जो इलेक्शन होगा उसके बाद इक़्तिदार में जिन्होंने आना है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में से ही लोगों ने वज़ीर आज़म बनना है, वज़ीर बनना है या वज़ीर आला बनना है, उनको एक पेज पे आप बिठाएं। आप इम्पार्शियल लोग हैं, आप केयर टेकर हैं, आपकी कॉल पे आएंगे, जहां हमारी खिदमत की ज़रूरत है हम हाज़िर हैं। आप बिठा के 1 पॉइंट एजेंडा पे बात करें कि इस मुल्क की मईशत को कैसे ठीक करना है। जब तक ये नहीं होगा, जब तक कोई ज़िम्मेदार बंदा नहीं बैठा होगा, मैं बिल्कुल बड़े अदब के साथ ये बात करूँगा कि केयर टेकर के पास इतना वो पावर नहीं है कि वो एग्जर्ट कर सकें और ऐसी इम्प्लीमेंटेशन कर सकें जिसमें ये आए कि उन्होंने एक सख्त फैसला किया है। पाशा साहब, एक अगर आप सवाल ले लें, मैंने वक्फे की तरफ जाना है, फिर तंगी साहब को भी वापस उनके पास भी जाना है। जरा ये अगर फरमा दीजिएगा कि ये जो कह रहे हैं कि हमारी पार्लियामान में इतनी ताकत नहीं थी कि हम कोई बात कर सकते, कोई हम बात को पूछ सकते, कोई पूछ गछ कर सकते इदारों की, और आप कहते हैं साफ शफाफ, आप गलत क्या, साफ शफाफ इंतखाबात, सर ये हमारा ख्वाब है क्योंकि इलेक्शन से पहले सिलेक्शन प्रोसेस होता है। और ये हमने आपने तो ज़िया-उल हक साहब का जिक्र किया, मुशर्रफ साहब का जिक्र किया, हम उससे पहले अयूब खान, इस्कंदर मिर्जा, सबको भी अगर देख लें तो इस मुल्क में ये तवातर से होता रहा है और हमने तवातर से डील्स की हैं, हमने तवातर से डील दी है, फिर हम अपनी ताकत को लेते हैं, फिर हम उस स्पेस को इंक्रोच होने देते हैं। कब तक ये मजाक चलेगा? ये सियासतदान अगर जमहूरियत चाहते हैं तो खुद भी जमहूरियत पे यकीन रखना चाहिए ना। जब खुद डीलें कर लेंगे और वोट को इज्जत नहीं देंगे तो फिर हम क्यों इनके लिए बात करें? सर देखिए, हम इनके लिए नहीं कर रहे, बड़ी बड़ी वाज़ेह बात है। पार्लियामान में इन्होंने जाना है, इन्होंने बैठना है, इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, लेकिन हम बतौर इदारा पाकिस्तान बार कौंसिल की मैं बात करता हूँ कि हमने ये मुतालबा किया है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन आइन की मंशा है वो करें, अनाउंस करें। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को किसी से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 48 सब क्लास 5 बड़ी वाज़ेह है कि प्रेसिडेंट ने ऐलान करना है। मैं तो अभी एक प्रोग्राम में था, वहाँ बात की कि पहले तो ये डिटरमिन करें कि क्या PTI सीरियस है इलेक्शन करवाने में 90 दिन के अंदर। अगर है तो वो अपने सदर का घेराव क्यों नहीं कर रहे, अपने सदर को क्यों नहीं दबाव प्रेशराइज कर रहे कि आप अनाउंस करें। वो क्यों इधर उधर दाएं बाएं देख रहे हैं, वो क्यों मशावरत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, वो क्यों वजारत कानून से मशावरत मांग रहे हैं, वो अपना इख्तियार इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। ये क्वेश्चन है कि मेरा कि क्या PTI इलेक्शन चाहती है? अगर चाहती है तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो उस पार्टी से ताल्लुक रखता है, जो अगर उसका चेयरमैन जेल में जाता है तो रात को उसका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको खाना देने के लिए जाता है। अगर फैसला करना है कि आर्मी चीफ कौन बनना है तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जमान पार्क जाके उससे मशवरा करता है।
तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला नहीं कर सकता कि इलेक्शन की डेट कौन सी होनी चाहिए? नहीं सर, फिर तो अटक जेल पहले जाना पड़ेगा ना, वहां पे मुलाकात करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर उनको ये डर भी हो सकता है कि मैं गया तो वहीं ना रह जाऊं। तो सर एक वक्फा ले लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, इस पर डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान तरीके से इतनी संजीदा है, और अगर है तो अपने सदर को क्यों नहीं मजबूर करती कि वो इलेक्शन की डेट में। इंटरेस्टिंग पॉइंट। सदर ने डेट देनी थी लेकिन फिर नहीं दी, फिर जुम्मे को मुतवक्किल था कि वो डेट दे देंगे, फिर मुलाकातें हो गई, उसके बाद वो खामोश हो गए। अब वो भी लगता है कि 6 माह अपने अमले को कह चुके हैं कि प्लानिंग करें, वो भी जाना नहीं चाहते। और फिर अब बाकी लोग भी हैं, अब जो आने वाले हैं वो आएंगे नहीं आएंगे, इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, इस पर बात कर रहे हैं। और ये जो निगरान सेटअप है इस वक्त वो इन मोशन लग रहा है, चीज़ों को देखा जा रहा है, डॉलर्स की स्मगलिंग हो, शुगर की स्मगलिंग हो, साथ साथ जो बिजली चोरी हो रही है, जो बिजली के बिल नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है और टास्क फोर्सेस तश्कील दी जा रही हैं, बिजनेसमैन से आर्मी चीफ मुलाकातें कर रहे हैं। तो अब लगता तो है कि शायद मुल्क चल जाए, लेकिन अगर मुल्क चल गया तो फिर इंतखाबात की किसको जरूरत पड़ेगी, ये भी बात करने की जरूरत है। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बैरम तंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद है हसन रजा पाशा साहब। तंगी साहब, क्योंकि ये बात हो चुकी थी कि पार्लियामेंट कितनी कमजोर थी या नहीं थी, अगर आप इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं तो मैं आगे चलूँ। देखिए, मुर्तज़ा साहब की 2 बातों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ। एक तो ये है कि उसने तालिबान के बारे में कहा कि हर एक पार्टी ने उसको स्पेस दिया है, उनको इस्तेमाल किया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टैंड क्लियर है। मैंने पहले भी अपने फ्लोर पे कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ ताकीद दी है और अपनी लीडरशिप की शहादत दी है। तो मैं यहां तक कहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी ऐसा नहीं किया है। जब आता हूं मैं कामरान मुर्तज़ा साहब की इस बात की तरफ कि पार्लियामान कमजोर है, कुछ डिलीवर नहीं करते हैं, तो सबसे बड़ी बात कि जिस पार्लियामान में कामरान मुर्तज़ा साहब की लीडरशिप 60-65 ईयर से बैठे हैं, मुख्तलिफ अदवार में वजारतें करते हैं। अभी रिसेंटली 16 महीने तकरीबन बड़ी बड़ी वजारतें इनके पास है। अगर ये पार्लियामान भी तौकीर है, अगर ये पार्लियामान बेकार है, अगर इस पार्लियामान ने कम्युनिटी को और पाकिस्तान को कुछ डिलीवर नहीं किया है, तो मैं कामरान मुर्तज़ा साहब से मेरा सवाल बनता है कि उस बेकार बेतौकीर पार्लियामान में आप क्यों बैठे हैं? आप अपना कीमती वक्त क्यों जाया करते हैं? अच्छा। आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप कम्युनिटी के लिए, जनरल मासेस के लिए काम करें। यहां पे देखिए, यही तो बड़ी बदकिस्मती है कि मैं कम्युनिटी को क्या मैसेज देता हूं, मैं पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहा हूं। जो 22 करोड़ 24 करोड़ अवाम का नुमाइंदा फोरम है। सर, उन्होंने ये नहीं कहा कि पार्लियामान ने कभी कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ कहा पार्लियामान उस हवाले से कमजोर रही है जहां तक एस्टैब्लिशमेंट को काउंटर नैरेटिव उनसे पूछे या उनसे बात करे या उनकी पूछगछ करे, उस मामले में वो कमजोर रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि पार्लियामेंट ने कभी कुछ नहीं किया। मैं फिर भी कामरान मुर्तज़ा साहब, अगर आप इसको रीइंफोर्स करना चाहें। एक मिनट कामरान मुर्तज़ा साहब को रिस्पॉन्ड आने दीजिए, रिस्पॉन्स आने दीजिए जी। मैं इसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। अच्छा एक मिनट मुर्तज़ा साहब, एक मिनट, मैं तंगीज़, एक मिनट, मैं तंगीज़ साहब, ठीक है, इस पार्लियामान एक मिनट कामरान मुर्तज़ा साहब, एक मिनट तंगीज़ साहब, इस पार्लियामान ने पाकिस्तान को आइन दिया है। इस पार्लियामान ने पाकिस्तान को 18वीं तरमीम दिया है। इस पार्लियामान ने आपको आजादी दी है। इस पार्लियामान ने पाकिस्तान को बुनियादी हुकूक दिए हैं। तो क्यों कौन से पार्लियामान की बात करते हैं? जिस पार्लियामान ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इस मुल्क को देकर आज आप और मैं, हम दोनों आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इस पार्लियामान पे मैं क्यों उंगली उठा दूं? अगर इस पार्लियामान ये न होती तो आज आप उस पार्लियामान ने 2/3 अक्सरियत से आर्मी चीफ को भी आपने एक्सटेंशन दी है। लेट्स नॉट फॉरगेट कि आप लोगों ने पार्लियामान में बहुत कुछ किया है। सिर्फ आइन देने की हद तक अगर रहते तो ठीक था, आइन की पासदारी भी कर लेते, लेकिन आप लोगों ने खुद आइन की शिकनी की है, आपने अंदर बैठ के की है। ये मैं कहूंगी 2/3 अक्सरियत से आपने एक्सटेंशन दी है, ये गलत था। आप इसको माने ना माने, ये भी पार्लियामान ने किया है। लेट्स नॉट फॉरगेट, जो आपने गलत काम किए वो भी आप ही के जिम्मे आएंगे, और जिससे मुल्क मजीद कमजोर हुआ है और आपके हाथों से निकल गया है। मुर्तज़ा साहब जी, मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा। ये कहते हैं कि तालिबान वाले मामले में हमारा पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, बड़े जज्बाती होके कह रहे थे। मेरा ख्याल है जनरल बाबर साहब ये भूल गए हैं। ये दूसरी बात ये कर रहे थे कि हमारे पास बड़ी अहम वजारतें थी। हमारे पास तो 2.5 वजारतें थी, बाकी आपके पास कौन सी जो है ना, जो लाइन लगी हुई थी 85 की, उसमें जो लॉट थी उसमें 85 में जो है, उसमें आपके पास कितनी वजारतें थी? तो हाँ, 1 मिनट, मैं कहता हूँ कि ये कुछ नहीं दे पाई है, तो मैं कहता हूँ
मैं क्यों बैठा हूँ? मैं इसलिए बैठा हूँ कि मैं अपनी आवाज़ जो है वो इसके जो मामला जहाँ पे गलत होता है मैं उसको रोकने के लिए बैठा हूँ। आप भी जानते हैं कि मैं उसमें अपनी बात करता हूँ और अपना वर्जन देता हूँ। इस पार्लियामान ने जब एक्सटेंशन देनी थी आर्मी चीफ वाले मामले में, तो मुझे जो है ना बहुत सी बड़ी पार्टियों के जो हालात हैं अपोजिशन लीडर के चैम्बर में, वो मुझे मालूम है। उसको उस बात पे अगर मैं कुछ कहूँगा तो हमने तो फिर भी जो है ना थोड़ा सा ईमान का हिस्सा हमारे में था कि हमने उसमें जो है वो एब्सटेन किया था। बाकियों ने जो है ना जो कुछ किया था वो भी मेरे इल्म में है। और उसके बाद उस चैम्बर से किस तरह से एक एक करके लोग चले गए वो मेरा आंखों देखा है, आप उधर मौजूद नहीं थे। तो इसलिए जो है ना जो पार्लियामान का असल किरदार होता है, जो पार्लियामान सावरन होती हैं, वो इस तरह से फरमाइशी प्रोग्रामों पे एक्सटेंशंस नहीं देती, वो हर जगह पे अंगूठे नहीं लगाती। कोई अपना अपना किरदार है, कोई अपोज कर रहा होता है, कोई अपोज नहीं कर रहा होता। तो आप यकीनन जिस तरह से आपका जी चाहे आप करिए, मगर अगर आपको कोई जमीयत के साथ कोई ज़ाती परखाश है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपको वो 2-2.5 वजारतों से जो है ना वो बहुत अहम वजारतें, अगर आपने 2-2.5 वजारतों को अगर कामर्स की तिजारत नवीद कमर साहब वाली चीनी वाली वजारत के साथ भी मिलाना है, आपने वजारत खारजा से भी मिलाना है, आपने बाकी कम्युनिकेशन के साथ मिलाना है, जो है ना वो कम्युनिकेशन के साथ मिलाना है, हाउसिंग एंड वर्क के साथ। तंगी साहब अगर आप शॉर्ट रिस्पांस दें तो मैं बहस में आगे नहीं जाना चाहती। अगर आप जवाब दे दें तो आई वांट टू क्लोज दिस, आई वांट टू क्लोज दिस। जी तंगी साहब, तो ये अगर 2 वजारतों के साथ मिलाइएगा, जल्दी से करें, मिलाइएगा, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बात मिनिस्ट्री की और नहीं सुन है, लीजिए, आपके पास डिप्टी स्पीकरशिप था, और भी सुन लीजिए। आपके पास डिप्टी स्पीकरशिप था, आपके पास चीनी वाले मामले में 1 मिनट तंगी साहब सुन लीजिए। मौलाना साहब ने अपनी मर्जी से ये मिनिस्ट्री लिए हैं। तंगी साहब सुन लीजिए। अच्छा मुर्तजा साहब तंगी साहब एक मिनट। अच्छा तंगी साहब तंगी साहब को अगर हम रोके 1 मिनट, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। वाले मामले में जरदारी साहब का क्लिप भिजवा दूं आपको। चीनी वाले मामले में जरदारी साहब का क्लिप आपको भिजवा देता हूं। चीनी वाले मामले में बहुत सारी चीजें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। तो वो जब आप दूसरे की तरफ जो ना, अगर आपको 2 वजारतें याद है तो वो चीनी वाले मामले को भी लीजिए, जिसमें नया जो ना ताज़ा जो मामला 56 अरब रुपए का अभी हुआ है। हाँ, वो आपको डिप्टी स्पीकर भी याद होगा, मगर ये चीनी वाला क्लिप जो है ये ताज़ा है और ये इसमें देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मुझे मजहबी मूड भी याद है। अच्छा चले अब हम इसका याद है, चीनी, आपको याद है, मुझे याद है। अच्छा चीनी के मामले से थोड़ी सी मिठास ले आते हैं, कड़वाहट बहुत होगी। अब एक मिनट मैं हसन रजा पाशा साहब का एक न्यूट्रल पोजीशन ले लेती हूँ। पाशा साहब ये आपने देख लिया 2.5 वजारतों वालों की पोजीशन भी, और जिन्होंने ज्यादा वजारत रखी वो भी। चीनी वाला मामला आपके सामने है। एक मिनट तो दे देना, ये जो 1 मिनट तो दे दे, 1 मिनट मुझे दे। अच्छा तंगी साहब जी, अच्छा चले ले तंगी साहब ले। डिप्टी स्पीकरशिप, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, हाउसिंग एंड वर्क्स, सेफ्रान, मजहबी उमूर, तो ये 2.5 मिनिस्ट्री कहां से आ गई हैं? ये 2.5 मिनिस्ट्री, ये 5 मिनिस्ट्रियां हैं। इनको याद दिलाना चाहता हूं कि मजहबी उमूर किसके पास था, सेफ्रान मिनिस्टर के कौन किसका था, ये हाउसिंग एंड वर्क्स मिनिस्ट्री किसकी थी, कम्युनिकेशन मिनिस्टर किसका था, तंगी साहब तंगी साहब आप अपने गिरेबान में भी झांकिए, अपने गिरेबान में ताजा चीनी वाले जो मामले में झांकिए। और अगर आप नाम अगर वो कहलवानी है तो मुझे जाती तौर पर और बहुत सारे मामला का पता है। मैंने इनकार नहीं किया है, मैं इनकार करता हूँ, मुझे आपके बहुत सारे मामला का पता है। करते हैं कि 5 मिनिस्ट्री की जगह पे आप 2.5 मिनिस्ट्री कहते हैं, इनकार तो आप करते हैं। अच्छा इससे पहले कि और मामला खुले और बिगड़े, रुक जाए तंगी साहब। अच्छा बस तंगी साहब बस पीस। अच्छा बस सर क्लियर हो गया। चले पाशा साहब जरा आ जाए आगे की, आप बता दें सर आपकी पोजीशन क्या है। और ये जो टास्क फोर्सेस बन रही हैं, ये जो निगरा सेटअप एक्टिवेट हो रहा है, अगेन पाकिस्तान बार काउंसिल कहती है 90 दिन में इंतखाबात हो जाए, नहीं होते। वो कहते हैं जी फरवरी में होंगे, 6 माह तो अब कॉमन नॉलेज है कि 6 माह में तो नहीं हो रहे। जी सर बिल्कुल। देखें, जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस दिन अनाउंस किया कि 120 दिन हम डिलिमिटेशन में लेंगे तो उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा, तो हमने सेम डे अपना रिजेंटमेंट शो की और प्रेस रिलीज़ जारी की। तमाम जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे चला, जिसमें हमने ये कहा कि आइन की मंशा है और वो है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो। फिर हमने हमने ऑल पाकिस्तान लॉयर रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मुंतखब क़यादत वकला की आई,
और वहाँ पे एक मुश्तरका लाएअमल हमने इख्तियार किया। और हम ये समझते हैं कि बीइंग कस्टोडियन ऑफ लॉ, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा प्रेरोगेटिव राइट है कि हम इस चीज़ को हाईलाइट करें और सामने लेकर आएँ, पाकिस्तानी अवाम को बताएं कि आपके ये हकूक़ हैं और ये वो किस तरह सलब किए जा रहे हैं। जिस तरह भी है लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी उसको रहना चाहिए। मैंने इससे पहले भी ये अर्ज़ किया कि वर्स्ट कम वर्स्ट ये एक चूँकि पार्लिमानी निज़ाम आइन के मुताबिक दिया गया है पाकिस्तान में, इसी पे अमल दरामद होना चाहिए और कोई नया एडवेंचर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान किसी नए एडवेंचर का मुतहम्मल नहीं हो सकता। बिल्कुल अब मेरे दोनों भाई बहुत सर, ये तो आप समझते हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन वो एडवेंचर्स करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। एक मिनट, अगर आपने एक पॉइंट किया था सर, एक सॉरी मेरे पास वक्त कम है, मैं जरा जल्दी से आई वांट टू रैप अप, लेकिन कामरान मुर्तजा साहब, तंगी साहब, आप लोगों से बड़ा वन लाइन क्वेश्चन है, ये बता दीजिए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 90 दिन में इंतखाबात चाहती है या ये प्रेशर रखना चाहती है? क्या पाशा साहब का ये अंदाजा दुरुस्त है कि अगर वो चाहती है तो अपने सदर को कहे, मजबूर करे उनको कि डेट दे दें? जी पहले आप तक बता दें तंगी साहब। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है जिसके इदारे मजबूत हैं, हमारे जो इरादे हैं वो भी मजबूत हैं। अगर हमारी जमहूरियत भी थोड़ी बहुत मजबूत हो जाए तो शायद ये मामलात इस हाल तक ना पहुँचें जिस हाल तक अब पहुँच गए हैं। हमारे सियासी जो खिलाड़ी हैं अगर वो थोड़ा सा अपने खेलों से बाज आएँ और इस मुल्क के अवाम पर फोकस करें तो शायद उनके लिए भी बेहतर होगा और अवाम के लिए भी बेहतर होगा। इस वक्त दोनों जगह से एक दूसरे के लिए नापसंदीदगी ज़ाहिर होती है। अवाम सियासतदानों से तंग है, सियासतदान अवाम के पास बार बार जाना चाहते हैं, लेकिन अवाम आपको अब देगी क्या? और अगर ये निगरान सेटअप वर्क कर गया तो फिर क्या रह जाएगा फेथ इन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, वो देखना पड़ेगा। लेकिन इन एनी केस हम पार्लिमानी निज़ाम के साथ खड़े हैं, जमहूरियत के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर जमहूरियत रखने वाले और जमहूरियत को मनाने वाले या मानने वाले अगर दूर खड़े हो जाएं तो फिर हम तो बात करते ही रहेंगे, लेकिन इस मुल्क का क्या होगा? इसी थॉट के साथ हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।